हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी फॉर क्लास 12। तो बेटा केजी 1 से 12 तक की सारी वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए आज हम लोग एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं जिसका नाम है सेंट्रल बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक। अब हमने दोनों ही बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। बैंकिंग सिस्टम तो एक ही है, लेकिन हमने दोनों तरह के बैंक के बारे में पढ़ लिया। सेंट्रल बैंक कौन होता है? वही लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, हमने जिसको बोला है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमने जिसको एपेक्स बॉडी बोला है। वो सारे नाम जो एक इंसान के एक एंटिटी के होते हैं, जो कि है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि क्यों हम आरबीआई के अंदर वो फैसिलिटीज नहीं ले सकते जो कि हम कमर्शियल बैंक में लेते हैं। ऐसा डिफरेंस क्या है दोनों में, कमर्शियल बैंक क्या काम कर रहे हैं और आपके सेंट्रल बैंक क्या काम कर रही है। दोनों आपने पढ़ा तो है, लेकिन एक डिफरेंस कंपैरिजन करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, आइए जरा देखते हैं बेटा सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। लेट्स सी। चलिए सबसे पहले हमारे पास आता है पॉइंट बेटा सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के अंदर। सेंट्रल बैंक, सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। मीनिंग क्या है, मीनिंग से फर्क पड़ता है, मीनिंग समझेंगे। मीनिंग देखते हैं इसका। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी। सेंट्रल बैंक क्या है बेटा? एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, सुप्रीम। एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम। जैसे आपने सुना ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्यों बोलते हैं? सुप्रीम मतलब इससे ऊपर कोई नहीं है, इससे ऊपर पोजीशन में कोई नहीं है। टॉप मोस्ट पोजीशन पे यही होता है। लास्ट किसी के पास जाओगे, जैसे न्यायालय होता है, हाई कोर्ट में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप उससे ऊपर जाते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हो तो हाई कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट से अपील कर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील कहाँ करोगे? सुप्रीम कोर्ट में करोगे। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जो सोल्यूशन होगा या जो जजमेंट होगा वो फाइनल होगा। उसके अलावा फिर फर्दर आप उसको कहीं नहीं ले जा सकते। सुप्रीम कोर्ट मतलब एपेक्स बॉडी। एपेक्स मतलब सिमिलरली बैंकिंग सिस्टम में भी आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी। आरबीआई क्या है बेटा? एपेक्स बॉडी है, इसके ऊपर आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, दैट इज द एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। पूरे बैंकिंग सिस्टम को एंटायरली ये क्या करते हैं बेटा? कंट्रोल करते हैं, ऑपरेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं और डायरेक्ट करते हैं। अब देखो ना, एक बात समझ आती है, जब हम कंट्रोलिंग की बात करें तो आपको कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। रेगुलेशंस मतलब क्या? पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, फ्रेमवर्क देना पड़ेगा कि इसी के दायरे में आपको काम करना है। आप डायरेक्ट करोगे बैंकिंग सिस्टम को कि सब लोग किस डायरेक्शन में काम करेंगे। अब सबको यूपीआई का इस्तेमाल करना है या डिजी वॉलेट, एक नया कंसेप्ट आ रहा है, उसका इस्तेमाल करना है। डिजी वॉलेट क्या बेटा? कि जैसे कि आपने देखा होगा, मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं कि एक जनरल नॉलेज एस्पेक्ट से भी देखोगे और आप नए इंडिया कितना ग्रो कर रहा है उस एस्पेक्ट से भी देखोगे तो कितना अच्छा है। यूपीआई मैकेनिज्म हमारा इवन G20 का जो सबमिट हुआ था, G20 सबमिट हुआ था, उसमें भी हमारे जो बड़े बड़े देश के जो प्रेसिडेंट्स आए थे, प्राइम मिनिस्टर्स आए थे, उनकी मिनिस्ट्री के लोग आए थे, इवन उन लोगों से हमने यूपीआई पेमेंट्स करवाया और उनको बताया कि हमारा पेमेंट मैकेनिज्म कितना स्ट्रांग है। एंड फॉर रियल यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड और बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। क्यों? क्योंकि बेटा 140 करोड़ लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना, 140 करोड़ प्लस लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां पे ट्रांजैक्शंस की हेरा फेरी ना हो। हर इंसान की दुकान पे आपको स्कैनर मिल जाएगा, इसके स्कैनर को स्कैन करके किसी और के अकाउंट में पैसा ना चले जाए। कितनी बड़ी बात होती है ना? तो ये चीज काबिल तारीफ है। नाउ यूपीआई के साथ साथ बेटा एक और हमारे साथ प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आप जब किसी को पेमेंट करते हो तो कई बार होता है पेमेंट नहीं हो पाती और सर्वर डाउन आ जाता है ना? क्या वो सब ऑरेंज या ग्रीन येलो कलर का सा चक्का होता है, बोलता है यार पेमेंट जो है ना प्रोसेसिंग में है, अभी पेमेंट हुआ नहीं है। कई बार होता है वो प्रोसेसिंग दिखाता है लेकिन हमारे खाते से पैसे कट जाते हैं, है ना? आपको मैसेज आ जाता है सुबह ऊपर से कि योर 500 रुपीज हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, कि आपके अकाउंट से डेबिट हो चुका है, निकल चुका है पैसा। फिर आप देखते हो 5-10 मिनट, 15-20 मिनट बाद वो आपके अकाउंट में वापस एक मैसेज आता है 500 रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। मतलब क्या? दोबारा आ गया पैसा। अब वो क्या होता है, यहां पे आप सर्वर इशू बोलते हो, नॉर्मल इन जनरल टर्म में सर्वर इशू बोलते हो, पर होता क्या है, आप बोलते हो ना जैसे कि रिसीवर्स बैंक में प्रॉब्लम आ रही है,
तो उसमें होता क्या है, आपके अकाउंट से पैसा जाता है, फिर एक प्लेस होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसको क्लियरिंग हाउस भी बोलते हैं। ऐसे क्लियरिंग हाउस जैसी जगह होती है, वहां पे पेमेंट स्टक होता है और फिर किसी एक और व्यक्ति के पास जाता है, मतलब जो रिसीवर होता है। जो रिसीवर है और जो सेंडर है, सेंडर जो पैसे भेज रहा होता है, ये यहां पे अटक जाता है पैसा और फिर इनके पास पहुंच नहीं पाता। तो होता क्या है, जब हम हमेशा देखना, एक चीज नोटिस करना, ये जब बैंक से बैंक ट्रांसफर करो तब, जब हमारे पास वॉलेट में पैसा होता है, जैसे कि पेटीएम वॉलेट, जैसे कि फोन पे वॉलेट, उस वॉलेट में बेटा कभी भी आपका वो सर्कल भी नहीं आता, कभी भी आपको चीज नोटिस नहीं होगी कि आपके अकाउंट से पैसा गया लेकिन सामने वाले के पहुंचा नहीं। वो एकदम 1 सेकंड का काम होता है। वॉलेट से पैसा जब ट्रांसफर करते हो तो तुरंत हो जाता है। व्हाई? बिकॉज पैसा ऑलरेडी कट चुका है हमारे अकाउंट से। जैसे कि कैश होता है, कैश जनरली आप किसी को दोगे तो ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, बिकॉज बाय आरबीआई आपको एक्सेप्टेंस देनी ही पड़ेगी उस करेंसी मीडियम को, वो प्रॉमिसरी नोट को। समझ आया? तो इसी तरह से एक डिजी वॉलेट नाम का नया कंसेप्ट आया। डिजी वॉलेट मतलब क्या? आप डिजिटल माध्यम से अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर लीजिए अपने डिजिटल वॉलेट के अंदर। जैसे कि एटीएम पर जाकर आप कैश निकालते हैं और कैश को कहीं भी पेमेंट करेंगे तो उसको आपके एक्सेप्टेंस को मना नहीं कर सकता। वो बोल नहीं सकता कि भैया हम कैश नहीं लेंगे, हमें तो भैया आप कोई यूपीआई करो या बैंक ट्रांसफर करो, हम कैश नहीं लेंगे, ऐसा कभी नहीं बोल सकता। राइट? तो यहां पे भी डिजी वॉलेट में अगर आप अपने खाते से, मतलब बैंक से अगर पैसा निकलवा लेते हो, बैंक से अगर पैसा निकाल लो और उस पैसे को निकालने के बाद आप किसी को दो, तो आपका पेमेंट मैकेनिज्म एकदम फास्ट हो जाता है। आपने अकाउंट से निकाल ली तो सर्वर की दिक्कत नहीं आएगी। सर तो फिर कर ही क्यों रहे हैं, इससे अच्छा कैश ही निकाल लेना। पेपर करेंसी को हटा दो, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाओ, क्योंकि बनता कॉटन का है, पेपर है भैया। तो पेपर करेंसी आप सोचो ना, हर एक इंसान के पास कोई ना कोई नोट रखा हुआ है। कितने लोग कैश लेके घूमते हैं बेटा? इतना सारा पेपर इस्तेमाल होता है। पेपरलेस करेंसी पर शिफ्ट हो, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाओ। इसलिए हम डिजिटल एस्पेक्ट में ज्यादा आगे बढ़ते जाते हैं। वो इंट्रोडक्शन लाना भी किसकी जिम्मेदारी है? सेंट्रल बैंक की। समझ आया? तो रेगुलेट करना, एंटायर बैंकिंग सिस्टम को डायरेक्ट करना कि अब हम यूपीआई यूज करेंगे या डिजी वॉलेट यूज करेंगे, ऑपरेशंस करना, कंट्रोल करना, ये सारे काम किसके होते हैं? सेंट्रल बैंक के होते हैं। किसको? पूरे एंटायर बैंकिंग या मॉनेटरी स्ट्रक्चर को, पूरे बैंकिंग सिस्टम या मॉनेटरी स्ट्रक्चर को पूरा ये ही कंट्रोल करते हैं। उसके साथ साथ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स इज एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन होता है विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बेटा ये वाला जो टर्म है ना, ये एक कमर्शियल बैंक को डिफरेंट बनाता है डेवलपमेंट बैंक्स वगैरह से। डेवलपमेंट बैंक कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते डिपॉजिट्स को, वो हमेशा लोन्स देते हैं, इसलिए वो कमर्शियल बैंक नहीं बोले जाते हैं, डेवलपमेंट बैंक बोले जाते हैं। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही तगड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही डिफरेंशिएट करता है कमर्शियल बैंक को बाकी दूसरे बैंक से। ठीक है? दूसरी चीज, ग्रांटिंग लोन्स भी देता है, हाउस लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, जो चाहो वो लोन मिल जाएगा। उसके बाद बात, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट अर्न करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, और उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये बैंकिंग सिस्टम काम करता है। कमर्शियल बैंक्स आते हैं। कमर्शियल बैंक्स मतलब क्या बेटा? कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट कमाने के लिए ही पैसा कमाने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए ही उनने बैंक खोला है, जिसमें लोगों से पैसा लेंगे, उसी पैसों में से कुछ रिजर्व्स बनाएंगे और रिजर्व्स को काटने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो लोगों में बांट देंगे लोन की तरह, और जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो उनकी इनकम होगी, प्रॉफिट होगा। समझ आया? यही कमर्शियल बैंक का सिस्टम है पूरा। क्लियर? उसके साथ साथ स्टेटस क्या है? ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है इन द मॉनेटरी मार्केट। मॉनेटरी मार्केट में एपेक्स इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका सेबी है, सीसीआई है, आपका आईआरडीआई है, ऐसे कई सारे हैं। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भैया अपने फाइनेंशियल या मॉनेटरी मार्केट की बात करें, मनी मार्केट की बात करें तो हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन। इट इज मेयरली अ यूनिट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर, एक मेयरली यूनिट है इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री एंड ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। इसके अंडर ये काम करता है। सिंपल सी बात बोल रहे हैं, एक छोटी सी यूनिट है
इनके साथ साथ कई सारी ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कि काम करती हैं, और सब किसके साथ डायरेक्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा मार्गदर्शन मिलता है, सेंट्रल बैंक द्वारा। मतलब सेंट्रल बैंक गाइड करेगा इनको हर एक एस्पेक्ट्स में, कमर्शियल बैंक्स को कैसे चलना है, कैसे चलाना है, सब कुछ ये डिसाइड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं ओनरशिप। बेटा ओनरशिप कौन है, मैंने आपको याद हो पहले बताया था, सेंट्रल बैंक की ओनरशिप प्राइवेटली थी 1949 से पहले। क्यों? क्योंकि नेशनलाइजेशन हुआ 1949, सिंस 1949 नेशनलाइजेशन हुआ, तब से ये कौन ओन करता है बेटा, इसको गवर्नमेंट ओन करती है। कौन ओन करता है? गवर्नमेंट। उससे पहले प्राइवेटली ओन था, 1949 से पहले इसको प्राइवेट एंटिटीज ओन करा करती थी। इट कैन बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑल्सो बाय प्राइवेट सेक्टर। अब देखो कैसे बेटा, प्राइवेट सेक्टर एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, गवर्नमेंट सेक्टर एसबीआई। SBI is a government bank, still a commercial bank, and private sector bank is a Axis Bank. Axis Bank ले लो, HDFC ले लो, ICICI ले लो, IDBI ले लो, सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। यस बैंक ले लो, सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट बैंक्स, पंजाब नेशनल बैंक, PNB, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया BOI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सारे कैसे हैं? गवर्नमेंट बेस्ड बैंक्स हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब क्या है बेटा? गवर्नमेंट बेस्ड बैंक्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो इधर ओनरशिप गवर्नमेंट की भी हो सकती है और प्राइवेट एंटिटीज की भी। ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट प्रॉफिट मोटिव। क्यों प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंट का काम कभी भी प्रॉफिट कराना नहीं होता, गवर्नमेंट बिजनेस नहीं होती, इसलिए प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। फिर पैसा क्यों कमाते हैं? रेगुलेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पैसा इसलिए कमाते हैं कि आम जनता को फैसिलिटीज मिल पाए कम से कम दामों पे। ऑल्सो आप कम से कम दामों में बैंकिंग फैसिलिटी दे रहे हो, उसके साथ साथ बैंकिंग हैबिट्स को बढ़ाने के लिए आप इन लोगों के लिए काम करते हो। जो पैसा कमाओगे भी ना, वो एट द एंड लोगों पे ही खर्च करोगे वापस। यही इनका मोटिव है। तो इनका मोटिव नहीं होता, क्या नहीं होता? पैसा कमाना नहीं होता, क्योंकि बिजनेस नहीं है, गवर्नमेंट है, वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, इट एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, एक्सिस बैंक वो वेलफेयर करने थोड़ी आया है। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक वेलफेयर करने थोड़ी है, वो तो बैंक है भैया ना। आपके बड़े बड़े बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, उनको तो प्रॉफिट कमाना, और वो प्रॉफिट कमाने ही आए, उनको प्रॉफिट ही चाहिए। इशूअर ऑफ करेंसी, करेंसी को इशू करता है, इट इज द सोल मोनोपोली इन द इशू ऑफ करेंसी। इसके अलावा कोई पैसा इशू करता ही नहीं है एक्सेप्ट 1 रुपये। 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का नोट, इसे कौन इशू करता है बेटा? MOF। MOF मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको इशू करता है। ठीक है, इट हैज नो पावर टू इशू करेंसी। इसके पास कोई पावर ही नहीं है करेंसी को इशू करने की, इसके पास कोई पावर नहीं है। ये खुद से अपनी करेंसी प्रिंट करके बना नहीं सकता, दैट इज नॉट अलाउड। पब्लिक डीलिंग, पब्लिक डीलिंग मतलब क्या? इट डज नॉट डील डायरेक्टली विद पब्लिक। पब्लिक से RBI मिलती है क्या? आप मिले हो RBI से? नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि जनरली हमें RBI की प्रॉपर्टीज पर जाने को मिलता ही नहीं। अब देखो ना, एक छोटी सी चीज बता दो, एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। हम रोड वगैरह होती हैं, जो पहाड़ दिखते हैं, जहां पे किसी का मेरे को कोई प्राइवेट आपको मिलेगा ही नहीं। प्राइवेट जैसे बंजर जमीनें होती हैं, रेगिस्तान है, पहाड़ है, जनरल पहाड़ है बहुत सारे, तो ये किसके होते हैं? ये किसके होते हैं? यह जो रोड है, अपनी रोड है, बोलते ना तेरे बाप की रोड है क्या, ऐसे बोलते ना, गुस्से में लड़ाई हो जाती है। तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं? वो किसकी रोड है? हम क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा एक वर्ड बहुत लोग बोलते हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। बेटा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं होती, उसे एक पब्लिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। तभी हम बोलते हैं पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग ना करें। पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्रॉपर्टी। आप बोलते ना पब्लिक प्लेसेस में ऑब्सीन एक्ट करना मना है, मतलब गंदी आदतें करना मना है, गंदी हरकतें करना मना है, स्मोकिंग करना मना है, अल्कोहल कंजम्पशन इज नॉट अलाउड। पब्लिक प्लेस में भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। ये पब्लिक प्लेसेस होती है जहां पे पब्लिक जा सके, जैसे कि रोड्स, पार्क्स, ऐसी सारी प्लेसेस। लेकिन जैसे कि सिनेमा हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, म्यूजियम्स, पब्लिक प्लेसेस। लेकिन
जब हम बात करें सर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी जहां पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, बहुत बेसिक सी चीजें हैं पर हाँ नहीं पता होती इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज द प्लेसेस जहां पे आम जनता, पब्लिक अलाउड नहीं, जैसे कि आरबीआई का ऑफिस, आरबीआई का ऑफिस, समझ आया डिफरेंस, समझ आया। बहुत बेसिक बातें होती हैं पर बेसिक बेसिक चीजें भी कई बार हमें पता नहीं होती। आरबीआई, आरबीआई का ऑफिस, गेट पे ही चौकीदार रोक लेगा, क्यों बे कहा जा रहे हो, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है भाई। जहां पे आरबीआई नोट प्रिंट कर रहा है, देवास में नोट प्रिंट होते हैं बेटा, तो वहां पे क्या जाके, पब्लिक प्लेस है भाई साहब, गवर्नमेंट की होती है पब्लिक, तो पब्लिक से ही बनती है गवर्नमेंट, हमें जाने दो, ऐसा नहीं अलाउड होता है, दैट इज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, आप नहीं जा सकते। पब्लिक प्लेसेस कौन सी है, ऐसी जगह पे जहां पे पब्लिक अलाउड है, वो भी आपकी ओनरशिप कहां से होगी बेटा, गवर्नमेंट द्वारा ही होगी, गवर्नमेंट ही उस पर खर्चा करती है, गवर्नमेंट ही उस पर मेंटेनेंस करती है, लेकिन उधर पब्लिक जा सकती है, कोई रोक नहीं सकता आपको, इसलिए दोज आर नोन एज पब्लिक प्लेसेस। क्लियर है, ये एक बेसिक सा आम सा फर्क होता है जो कि आपको पता होना चाहिए इन जनरल टर्म, ठीक है। चलिए अब जरा देखो, डायरेक्टली पब्लिक के साथ डील करते हैं क्या, नहीं, क्योंकि भैया आरबीआई के ऑफिस आप जा ही नहीं सकते ना, इट डज नॉट डील डायरेक्टली विद पब्लिक, पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील करते ही नहीं है, इट डील्स डायरेक्टली विद पब्लिक। हाँ, एसबीआई के मैनेजर हमसे मिलते हैं, हम जब जाते हैं तो हमें लंच करते हुए भी मिलेंगे, सब लोग बोलेंगे लंच के बाद आना, एक्सिस बैंक में जाओगे तो भी मिलेगा, एचडीएफसी बैंक में जाओगे तो भी मिलेगा, आईसीआईसीआई बैंक में जाओगे तो भी मिलेगा, मतलब पब्लिक के साथ डील करते हैं। खाते में डिपॉजिट कराना हो, विड्रॉल कराना हो अच्छा बड़ा अमाउंट, उसके साथ साथ कोई बैंकिंग फैसिलिटी करवानी हो, खाता खुलवाना हो, कोई डिमांड ड्राफ्ट करवानी हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करवाना हो, बहुत सारी चीज़ें, डिस्काउंटिंग करवानी हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, लोन लेने जाना हो, बिल्कुल पब्लिक के साथ डील करता है बैंक। एक्सिस जाओ, एसबीआई जाओ, एचडीएफसी जाओ, जिस बैंक में जाना है जाओ, बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट होता है पब्लिक के साथ, बिल्कुल बिल्कुल डील करते हैं। क्लियर है सबको, समझ आया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सेंट्रल बैंक, नंबर ऑफ बैंक्स। बेटा नंबर ऑफ बैंक्स कितने होते हैं, देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक, एक सेंट्रल बैंक है पूरे देश में, एक देश में अपने इंडिया के अंदर एक ही सेंट्रल बैंक है इन अ कंट्री, आरबीआई एक ही है, अथॉरिटी बॉडी एक ही है, ड्यू टू पेक्यूलियर नेचर ऑफ इट्स एक्टिविटीज, कि भैया यहां पे ऐसी एक्टिविटी करने वाले अगर 4 हमने अथॉरिटी बॉडी रख दी तो आपस में कंफ्लिक्ट ही होता रहेगा, आपस में कंफ्लिक्ट ही होता रहेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने कौन सी पॉलिसी बना दी, हमने कौन सी पॉलिसी बना दी, इन जनरल पब्लिक जो है बेटा वो परेशान हो जाएगी। अब हमने ये भी सुना है आरबीआई जो है बेटा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, बैंक रेट, ये सारे के सारे रेट्स यही डिसाइड करता है, सारे के सारे रेट्स यही डिसाइड करता है। अरे तो आप सोचो ना, जब 4 लोग डिसाइड करेंगे, किसी ने बोला रेपो रेट इतनी रख दो, किसी ने बोला इतनी रख दो, इकोनॉमी से पैसा खींच लो, कोई बोल रहा नहीं इंजेक्ट कर दो, तो 4 लोग जब सोचेंगे ना तो दिक्कत आती है, आप मैनेज नहीं कर पाओगे, कन्फ्लिक्ट्स आएंगे और इससे चीजें रुकती हैं, स्लो डाउन हो जाती हैं। तो क्या समझा अपन ने, नंबर ऑफ बैंक्स, आरबीआई को सोल अथॉरिटी बना दो, कोई इसके साथ डिस्कशन करने वाला नहीं होना चाहिए, जो इनको मर्जी होगी वैसे चलाएंगे लोग, जैसी मर्जी होगी वैसे चलाएंगे। देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक इन कंट्री, एक ही सेंट्रल बैंक है पूरे कंट्री में, ऑल्दो इसकी ब्रांचेस हर स्टेट के अंदर होती है, हर स्टेट के बड़े शहर ऑलमोस्ट कैपिटल्स के अंदर होती है, जैसे कि आपको मिल जाएगी मुंबई में, आपको मिल जाएगी जयपुर में, आपको मिल जाएगी भोपाल में, ऐसा नहीं कि कैपिटल में ही होगी पर जनरली कैपिटल के अंदर मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे कि अहमदाबाद में भी मिल जाएगा आरबीआई, लेकिन वो कहाँ पे है, गांधीनगर में है ना, अहमदाबाद की सॉरी गुजरात की क्या है आपको जो कैपिटल है वो गांधीनगर है ना। तो ऐसा भी देखा जाता है कि नंबर ऑफ जो आपके ब्रांचेस है वो पूरे देश के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन अथॉरिटी बॉडी तो एक ही है ना, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई, 1937 से हेडक्वार्टर मुंबई में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आरबीआई ऑफ इंडिया, आरबीआई ऑफ इंडिया इज द ओनली सेंट्रल बैंक, इसके अलावा कोई सेंट्रल बैंक नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे हैं देश के अंदर, वही जो मैं अभी बहुत देर से नाम ले रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, इन इंडिया एचडीएफसी, एक्सिस है ना, और लिखना हो तो आईडीबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक यू भी लिख देता हूँ, यूनियन बैंक है ना, बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ना, खूब सारे मतलब आप लिखते, आईसीआईसीआई
ICICI, तो आप ऐसे खूब सारे बैंक्स के बारे में भी देख सकते हो। ये सब आपने कमर्शियल बैंक से, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बेटा। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स में जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि बेटा ये जो रेट्स हैं ये हर 3-4 महीने में बदले जाते हैं, हर 3-4 महीने में बदले जाते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स, लेटेस्ट जो रेट्स हैं आपके, लेटेस्ट बेटा हर 3-4 महीने बदलते हैं, तो आपको अप टू डेट रहना चाहिए कि कौन से रेट्स आ चुके हैं। जैसे कि CRR है बेटा, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। CRR अपना 4.5% है। SLR मींस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक रेट बेटा, बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए होता है। लॉन्ग टर्म लोन्स किसको देगा? RBI देगा। किसको? RBI देगा लोन किसको? सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को। जब RBI लॉन्ग टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को लोन दे दे, उसका रेट इंटरेस्ट को, और जो ब्याज देगा कमर्शियल बैंक RBI को, इंटरेस्ट देगा, जो इंटरेस्ट पे करेगा ना, इंटरेस्ट, ब्याज, इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट क्या होगा? वो इंटरेस्ट होगा आपका 6.75%। अभी के हिसाब से कितना इंटरेस्ट पे करेगा? 6.75 इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद रेपो रेट बेटा, रेपो रेट भी क्या होता है? रेपो रेट भी लोन होता है, लेकिन कैसा? शॉर्ट टर्म लोन। क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन। मैंने इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको पहले भी दे चुका है, हाँ या ना। ये भी एक तरह का लोन होता है, लेकिन इधर लोन कौन दे रहा है? सेंट्रल बैंक लोन देती है किसको? RBI को। RBI को तो पैसे की जरूरत पड़ती है ना कभी कभार, RBI को भी पैसों की जरूरत पड़ती है कभी कभार, तो उसका रेट क्या है बेटा? 3.35%। ये रेट्स जो है अपने 3-4 महीने में चेंज होते रहते हैं, तो ट्राई टू स्टे अप टू डेटेड। और इनके चेंज होने के ग्राउंड्स पे देखना महंगाई बढ़ गई है कि नहीं आपकी इकोनॉमी में, या पैसे कम हो गए कि नहीं हो गए, जरा उस चीज को भी देखना, ठीक है। बैंक्स वगैरह इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो इसी बेसिस पे चार्ज करते हैं। अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो वो भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं आम जनता के लिए, और इनके इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो वो भी अपने रेट्स डाउन कर देते हैं, ठीक है। ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। क्लियर सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बेटा एक और अपना एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आपको सिखाता हूं, जो कि इन जनरल आपके पास होना चाहिए नॉलेज। IFSC कोड बेटा, IFSC कोड क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये ना एक कोड आपने देखा होगा, जैसे कि SBI 00, फिर कुछ 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ लिखा होगा, है ना। ये क्या होता है? एक तरह का ब्रांच कोड होता है। क्या होता है बेटा? ब्रांच कोड। अब क्या होगा, जैसे कि भोपाल है, भोपाल के अंदर बहुत सारी जगह पे SBI के ऑफिस है। SBI के ऑफिस बहुत सारी जगह, ये देखो बहुत सारी जगह। ये एक ऑफिस इधर है, एक ऑफिस इधर है, एक ऑफिस इधर है, एक ऑफिस इधर है ना। अब ये है बेटा न्यू मार्केट, मान लो ये न्यू मार्केट एक जगह है भोपाल में, मान लो ये वहां का ऑफिस है ना, ये वहां की ब्रांच है। ये मान लो MP नगर की है, MP नगर की है। ये मान लो 10 नंबर की है, 10 नंबर की है, 10 नंबर मार्केट है उसकी है, 10 नंबर की। ये मान लो मिसरौद की है, मिसरौद। ये एरियाज है बेटा भोपाल के अंदर। तो ऐसा तो होता नहीं कि पूरे शहर में आपकी सिर्फ एक ही, पूरे शहर में आपकी सिर्फ एक ही SBI होती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग ब्रांचेस खुली होती है, हाँ या ना। अब बेटा क्या होगा, इसका IFSC कोड जो होगा वो अलग होगा, इसका IFSC कोड अलग होगा, इसका IFSC कोड अलग होगा, इसका IFSC कोड अलग होगा। इन सब का IFSC कोड डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि IFSC कोड क्या इंश्योर करता है कि ये जो व्यक्ति है, और मान लो 10 नंबर पे कोई इंसान रहता है, वो जो व्यक्ति है, इसको पैसा ट्रांसफर करना है इस आदमी को 10,000 रुपए। कितने? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए ट्रांसफर करना है। तो क्या करोगे, ये जो A पर्सन है जब B को पैसा देगा 10,000 रुपए, तो IFSC कोड डालना पड़ता है। आपने देखा होगा IFSC कोड भी कई बार आपको मेंशन करना पड़ता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो वो क्यों मेंशन करना पड़ता है? क्योंकि ये जो कोड है वो इंश्योर करता है कि ये व्यक्ति इस आदमी के, इस बैंक के, इस ब्रांच के इसी अकाउंट में पैसा डाल रहा है। ये इंश्योर कौन करता है? IFSC कोड। IFSC कोड ये इंश्योर करता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा ट्रांसफर कर रहा है, तो वो उसके बैंक के, मतलब जैसे कि SBI,
उसके बैंक के, उसकी ब्रांच के, मतलब जैसे कि 10 नंबर वाली ब्रांच के इसी के खाते, मतलब इसी के अकाउंट नंबर यहां पे खुला होगा, इसी के अकाउंट में इसी व्यक्ति के नाम पे जो है उसी के खाते में पैसा जा रहा है, मतलब इस व्यक्ति के इसी बैंक, इसी ब्रांच, इसी खाते में पैसा जा रहा है। ये चीज इंश्योर करने के लिए कौन होता है? IFSC कोड, जो कि हर ब्रांच को दिया जाता है आरबीआई द्वारा। आरबीआई करता है इशू, आरबीआई इशू करता है, आरबीआई इशू करता है इस कोड को। किस कोड को इशू करता है बेटा? आरबीआई इशू करता है IFSC कोड को। हर ब्रांच का कोड अलग होता है। दिस इज IFSC कोड। समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन क्या है? क्या होता है मैग्नेटिक इंक? ऐसा देखो, जैसे चेक होता है ना, चेक होता है, तो बेटा आपने देखा होगा कि जब आप डिपॉजिट कराने गए हो कभी चेक, तो उसमें बोलता है चेक नंबर डाल दो, आप चेक नंबर डाल दो। तो जब वो डिपॉजिट स्लिप होती है उसमें आप देखना होगा आपने चेक नंबर डालना पड़ता है। तो जब उसके पास जाते हो बैंक वाले के पास कि चेक नंबर कहाँ लिखा है बता सकते हो, तो वो बताते हैं। आप देखना बेटा, कभी अपने मॉम डैड से, मम्मी पापा से चेक मांगना और देखना चेक के नीचे, या देखो ऐसे लिखा होता है ना, पे, फिर अमाउंट, है ना, इधर लिखा होता है अमाउंट नंबर्स में, फिर अमाउंट इधर लिखा होता है, यहाँ पे साइन का वो लगा होता है ना, उसके नीचे यहाँ पे इधर बैंक का नाम होता है ना, बैंक का नाम होता है। फिर इधर इधर जो नीचे जो नंबर होता है ना, ये कुछ ऐसा ना काले शब्दों से कुछ अलग इंक से ना ये नंबर आपका लिखा जाता है, और उसमें गैप होता है कि पहले के इधर अलग गैप होगा, ये इधर अलग गैप होगा, ये इधर अलग गैप होगा, फिर इधर अलग गैप होता है ना, ऐसे नंबर लिखा जाता है। तो एक होता है चेक नंबर, एक होता है बैंक का आपका MICR कोड, एक होता है बैंक का ब्रांच और बैंक नंबर। मतलब क्या? ये MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये बेटा मैग्नेटिक इंक, ये इंक होती है आयरन ऑक्साइड से बनी, आयरन ऑक्साइड से बनी इंक होती है कि आपके चेक वैलिड है कि नहीं, सही है कि नहीं, उस चेक को स्कैन करता है। एक स्कैनर होता है जिस स्कैनर से ये चेक सारे इंक जो है, ये इंक है, ये इंक स्कैन होती है और रिकग्नाइज किया जाता है कि हाँ इस नंबर का चेक बैंक ने इशू किया है, जिस पे कोई भी इंसान साइन करेगा तो पेमेंट की जा सकती है। वरना सोचो, मैं चेक को YouTube गूगल से प्रिंट करवा लूं, एकदम वैसे पेपर पे प्रिंट करवाऊं जो कि चेक का नंबर होता है, चेक का प्रिंट होता है, और फिर उस पे अपने आप को माई सेल्फ, पे में लिख दूं, मैं सेल्फ, पे में लिख दूं सेल्फ लिख दूं कि खुद को पेमेंट कर रहा हूं, कितनी? 5 करोड़ की, 5 करोड़ की पेमेंट कर रहा हूं, ये लो मेरा सिग्नेचर, ये लो मेरा सिग्नेचर। अब बताओ क्या पेमेंट हो जाएगी? क्या पेमेंट हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भैया यहाँ पे जो नंबर है ना, ये इससे चेक किया जाता है कि आपका चेक सही है कि नहीं, वरना फर्जी बिल तो ट्रांसफर कर देगा खूब सारा, हाँ या ना? फर्जी बिल तो खूब ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर है? समझ आया सबको? हाँ या ना? फर्जी बिल तो खूब ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब फर्जी चेक्स तो खूब सारे ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर देखो बेटा आता है बेटा ना RTGS और NEFT। जरा देखो एक बार इस पे नजर फेरो बेटा। देखो अपन ने देखा यहाँ पे MICR भी पढ़ लिया, MICR कोड है जिससे हम देखते हैं चेक जो है वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद होता है अपना RTGS और फिर आता है NEFT, दोनों बताता हूँ साथ ही साथ बेटा। RTGS जो होता है ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS, और NEFT क्या है बेटा? अपना NEFT है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब ये क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है जरा देखो। एक है जो कि रियल टाइम पेमेंट्स करता है, रियल टाइम में आपकी पेमेंट होती है, रियल टाइम में पेमेंट हो रही है। इसमें आपको जनरली लग जाता है 1 घंटे के आसपास, 1 घंटा लग जाता है पेमेंट्स को पहुंचने में, ठीक है। तो ये थोड़ा फास्टर है। प्लस तो सर फिर इसको यूज क्यों नहीं करते, इसको हटाई दो ना, ये स्लो है बेटा। इस पे आप 10 रुपए 100 रुपए की भी पेमेंट कर सकते हो। RTGS की जो पेमेंट, जो अमाउंट लिमिट है, वही चालू 2 लाख से होती है। RTGS किसी को करना हो तो 2 लाख रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मिनिमम नंबर, मिनिमम। इससे नीचे की लिमिट RTGS की नहीं होती है, कि जब बड़े पेमेंट्स को तुरंत ट्रांसफर करना होता है तो आप RTGS करवाते हो, जिसमें रियल टाइम ट्रांसफर होता है। पर NEFT करने बैठे एक एक घंटे बाद पेमेंट हो रही है, और लोगों की सांसें लगी हुई हैं कि मेरे 5 लाख रुपए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अरे जाएंगे भाई साहब, टेंशन मत लो, पर यह समय लगता है। तो इसलिए RTGS को क्या किया गया, एक बड़ी लिमिट का आपको पेमेंट मैकेनिज्म बनाया गया कि भैया अगर 2 लाख से ऊपर किसी को पेमेंट करनी हो इलेक्ट्रॉनिकली तो RTGS से कर दो। इवन बैंक में जाके भी फॉर्म भरते हो, RTGS हो जाता है।
आरटीजीएस मोबाइल पे भी हो पाएगा और इवन बैंक में जाके भी हो सकता है। पहले आरटीजीएस जो हुआ करते थे वो यूजुअली बैंक में जाके करवाए जाते थे, फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता था, चेक वगैरह देना पड़ता था और तुरंत वो पेमेंट ट्रांसफर करते थे आपके सामने जिस भी व्यक्ति को देना है। लेकिन अब लोग मोबाइल से भी कर लेते हैं सारी। अब ऐसी हो गई बैंकिंग फैसिलिटी, हर एक बैंकिंग फैसिलिटी आपके मोबाइल ऐप पे इंक्लूडेड है। नंबर चेंज करना हो, खाता खुलवाना हो, आपको हर चीज जो है मोबाइल ऐप पे ही हो जाती है। तो पहले का बैंकिंग नेचर सिस्टम और अभी का जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। क्लियर? तो ये आरटीजीएस और एनईएफटी के बीच में डिफरेंस समझे? क्लियर है? चलिए अब एक और मैं बताता हूं बेटा, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ये बेटा क्या है? एसएफएमएस। बेटा ये क्या है? जब दो बैंक्स को आपस में कम्युनिकेशन करनी हो ना, ये इंटर बैंक मतलब मान लो एक्सिस के दोनों बैंक्स हैं, एक ब्रांच इधर है दूसरी ब्रांच इधर है, आपस में कोई कम्युनिकेशन करनी हो, आपस में कोई कम्युनिकेशन करनी हो तो बेटा कम्युनिकेशन करने के लिए सेफ कम्युनिकेशन चाहिए ना। ऐसा ना हो कि हमारी चैट्स लीक हो जाए, है ना, चैट्स लीक हो जाए, या फिर हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाए। क्योंकि बैंक्स आपस में जो डिटेल शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव है ना यार। मान लो कि बैंक्स की जो इंफॉर्मेशन है किसी के थ्रू लीक हो जाए, लोगों ने हैक कर लिया सिस्टम, पैसे इधर के उधर कर दिए, कितनी बड़ी बात आती है। तो इसलिए ये हमारा एक सिस्टम बनाया गया, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, जहां पे इंटर बैंक्स मतलब आप एक ही बैंक के अंदर लोग कम्युनिकेशन कर सके, इवन दो बैंक्स चाहे तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, नॉट अलाउड। क्योंकि देखो ना, व्हाट्सएप एक प्राइवेट एंटिटी का है। किसका है? प्राइवेट एंटिटी का है, जो कि जैसे मार्क ज़करबर्ग का है। यार मार्क ज़करबर्ग के पास एक्सिस बैंक के पर्सनल कम्युनिकेशंस की चैट होगी, एक्सेस होगा उसके पास, तो यार कितनी बड़ी दिक्कत है ना यार। दूसरे देश में बैठा आदमी अपना बिजनेस चला रहा है और उसके पास हमारे बैंक्स जिनके पास हमारा पैसा रखा हुआ है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। कितनी गलत बात है ये, कितनी गलत बात है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है। इसलिए यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम बनाया गया जो कि कम्युनिकेशन को काफी प्राइवेट और सेफ रख सके। ठीक है, नाउ एक और हमारा लास्ट पॉइंट आता है बेटा, डेफर्ड नेट सेटलमेंट। अब डेफर्ड नेट सेटलमेंट क्या है? मतलब पीरियोडिकली जो नेट सेटलमेंट्स होते हैं उनको सेटल डाउन करना, जैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और डेबिट ट्रांजैक्शंस को सेटल डाउन करना। एक एग्जांपल बताऊं, जैसे नेट सेटलमेंट आप समझते ही हैं। नेट सेटलमेंट क्या है बेटा? मल्टीलैटरल नेट सेटलमेंट बताता हूं। नेट सेटलमेंट मतलब क्या होगा? ए को देने हैं बी को 200 रुपए, ए को देने हैं, ए को पे करना है बी को 200 रुपए। कितने रुपए बेटा? 200 रुपए पे करने हैं। ठीक है, और बी को पे करना है किसको? ए को 150 रुपए, हाँ या ना? ए को पे करने थे बी को 200 रुपए और बी को पे करने थे ए को 150 रुपए, 150 रुपीज। इससे अच्छा जब ए बी को 200 दे और बदले में 150 ले, एक काम करो ना, ए ही बदले में 50 रुपए दे दे, हाँ या ना? ए ही बदले में 50 रुपए पे कर दे, 50 पे कर दे किसको? बी को। खत्म, नेट सेटलमेंट हो गया। यही तो नेट सेटलमेंट है। क्या है कि मैंने अपने दोस्तों के ग्रुप में, मैं और मेरा दोस्त खाना पीने खाने गए, तो क्या हुआ, मैंने जब पे किया, मैंने बोला कि अरे तुझे पे करने की जरूरत नहीं, काम कर, मैं कर देता हूँ 1000 रुपए, यहाँ पे मैं 1000 रुपए ट्रांसफर पे कर देता हूँ। फिर हम कुछ मीठा खाने गए कहीं पे, तो देखा तो वहां पे 500 रुपए का बिल बन गया। उसने बोला अरे रुक जा मैं पे कर देता हूं। अब आपस में सेटलमेंट क्या करना पड़ेगा? उसको मुझे कितने देने हैं? उसको मुझे देने हैं 250 रुपीज। कितने देने बेटा उसको? मुझे 250 रुपीज। तो मुझे क्या करेगा? 250 रुपीज मुझे दे देगा। तो नेट सेटलमेंट हो गया। क्या हो गया बेटा? नेट सेटलमेंट हो गया। क्लियर है? मैंने पे किया 1000 हम दोनों के बिहाफ में, तो हमारा कितना कितना बनता है? 500 बनता है, 500 बनता है, हाँ या ना? उसने किए 500 खर्च, कितना कितना बनता है? 250 बनता है, हाँ या ना? ठीक है, 250 बनता है। अब उसको मुझे देने थे 500 रुपए, जिसमें से मेरे बिहाफ पे उसने 250 की पेमेंट कर दी। मेरे को लेने कितने होंगे उससे? 250 रुपए, और लो वो मुझे डायरेक्ट 250 रुपए दे देगा। नेट सेटलमेंट हो गया। क्लियर है? समझ आया? नाउ एक और ऑप्शन, मल्टीलैटरल नेट सेटलमेंट्स क्या है बेटा? डिफर्ड मतलब होता है पीरियोडिकली, तो नेट सेटलमेंट मतलब
कि आप बोल रहे हो मल्टीलैटरल कि ए को देने थे बी को 200 रुपए, 200 देने थे बी को देने थे ए को 150 रुपीज, है ना, 150 रुपीज देने थे बी को, सॉरी ए को, है ना, और सी को देने थे ए को 175 रुपीज। कितने देने थे? 175। अब जरा सिनेरियो समझना, ए पैसा दे रहा है 200 रुपए किसको? बी को। बी वापस में उसको 150 रुपए दे रहा है, मतलब ए 50 रुपए ज्यादा दे रहा है बी को। अभी वही सेम चीज समझी अपन ने। फिर अपने पास आया सी को ए जो है वो 175 रुपीज देगा। अब क्या करेगा वो? अब देखो यहां पे देखो ना, इस वाले ट्रांजेक्शन को तो कैंसिल मान लो कि भैया इसका नेट सेटलमेंट करेंगे तो ए को कितने पैसे देने हैं? बी को 50 रुपए देने हैं। डिफरेंस देख लो इसका, ए बी को 200 रुपए दे और बदले में 150 रुपए ले। इससे अच्छा मैं ही उसको कितना दे दूं? 50 रुपए दे दूं, हाँ या ना? लेकिन मुझे कोई 175 रुपीज भी दे रहा है, मुझे कोई 175 रुपीज भी दे रहा है। तो इन ऑर्डर मैं क्या करूंगा, मैं ए को बोलूंगा, मैं सी को बोलूंगा एक काम करो 25 रुपए तुम इसको दे दो, 25 रुपीज तुम इसको दे दो बी को, 25 रुपीज तुम बी को दे दो, 25 रुपीज तुम बी को दे दो, और मैं भी 25 रुपीज जो है बी को दे देता हूं। तो मिला के बी को हमने दे दिए 50 रुपए और सबका सारा सेटलमेंट हो गया। दैट इज मल्टीलैटरल सेटलमेंट। समझ आया? और डेफर्ड सेटलमेंट्स क्या होते हैं? यही होते हैं कि एक पीरियड के अंदर इतने मल्टीपल सेटलमेंट्स होते हैं, जो आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं डेबिट क्रेडिट के, उसका नेट करके सेटलमेंट कर देना। समझ आया? यही अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू था। ये फुल फॉर्म्स याद होने चाहिए थे, और इवन इसकी फंक्शनिंग भी मैंने आपको बता दी कि आपके पास नॉलेज की कमी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए बेटा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सानिध्य सर की वीडियोस देखनी है, मैग्नेट ब्रेन्स पे आ जाइए। आपको सारी की सारी वीडियोस ऑल फॉर फ्री मिलेंगी। किस किस एस्पेक्ट में? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम के लिए अपने पास अलग चैनल भी है, तो आप जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी ऑल फॉर फ्री। सारी की सारी मिल जाएंगी आपको ऑल फॉर फ्री। तो आप चाहो तो आपकी ई बुक्स, ई नोट्स जो है उनको भी, हमें एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि कैसे नोट्स बनाने हैं जो कि आपको फायदा कर सकता है अच्छे मार्क्स लाने में। अच्छे मार्क्स मतलब क्या? 100 में से 100। क्या? 100 में से 100, जो कि हमने फर्स्ट डे पे ही अपने टारगेट रखा था, वो लाने हो तो आप इन दोनों चीजों को एक्वायर कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को प्रेस करें और नोट्स और ई बुक्स अवेल कर लें। आप चाहें तो हमें और अदर मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर पर भी। थैंक यू सो मच।